हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई ये वीडियो इम्पोर्टेंट वाली है, सेकेंड ईयर क्लास की है। तो आप लोग की फिजिक्स है भाई, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट फर्स्ट से गॉस की पेपर में हर बार पेपर में आती है। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है यूनिट फर्स्ट से गॉस की पेपर में भाई 5 नंबर 9 नंबर आपके पक्का जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो आपको आवश्यकता नहीं होगी गॉस की पेपर में भाई पूरी सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। प्रीमियर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय। ठीक है, क्या बोलती है गॉस की प्रमेय कि चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं गॉस की प्रमेय। चलिए यहाँ पर लिखे, हमने क्या लिखा, गॉस की प्रमेय के अनुसार ठीक है स्थिर विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, स्थिर विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब फ्लक्स अगर बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित कुल आवेश है, आवेश क्यू, ठीक है, का 1 एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। यही तो सिंपल सी गॉस की प्रमेय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्यू होता है 1 एप्सिलॉन जीरो का क्या होता है गुना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्यू की जगह क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा। कुल आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बस इतनी सी तो ये लो भाई, सॉल्व हो गई, चुटकियों में सॉल्व हो गई आपकी गॉस की प्रमेय। इसी को हमको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में 2 जगह हम लोग देखेंगे। सबसे पहले चलिए स्टेप लिख लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, केस फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डायग्राम हो गया, क्या हो गया, क्योंकि देखिए जो पूरा आपका आर यहाँ में, जब पृष्ठ केस फर्स्ट में क्या देखना, जब ठीक है पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, पृष्ठ के अंदर, ठीक, अंदर स्थित हो या उपस्थित हो। तो पृष्ठ के अंदर स्थित है तो यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, और आर डी फाई इंटू ई हो जाएगा जो बाहर निकल रहा है। मतलब जब अंदर उपस्थित हो तब फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। जो हम लिखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंदर उपस्थित तो क्या होगा आपका, यहाँ पर होगा डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस, ठीक है, ई इंटू डी एस ये आपका होता है जब अंदर उपस्थित होता है। कुल फ्लक्स क्या हो गया, डी फाई इक्वल ई इंटू डी एस। अब सबको पता है कि भाई ये सदिश तो क्या लग जाता है, कॉस थीटा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा लग जाता है, ठीक, कॉस थीटा लग जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू आपका जीरो, यहाँ पर मतलब कोण क्या है, जीरो। कॉस थीटा इक्वल टू आपका, ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ पर। और कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे ई इंटू डी एस, ठीक, कॉस जीरो रख दिया हमने, कॉस जीरो का मान 1 हो गया तो ये क्या आ जाएगा आपका ई इंटू डी एस आ जाएगा, मतलब कि डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस हो गया, ठीक। ये तो हो गया इसकी बात। हमको क्या करना है, सिंपल समाकलन करना है, इसका करना है समाकलन करना है, ठीक। तो क्या होगा समाकलन, वो देखिएगा बंद समाकलन लगानी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गोला लगा रहे हैं, ठीक है। गोला क्यों लगा, क्योंकि हम लोग बंद पृष्ठ का कर रहे हैं, इंटू डी एस हो जाएगा। अब देखिए डी फाई का समाकलन क्या होता है, सिंपल फाई हो जाता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू ई इंटू डी एस। अब देखिए ई का मान हमने ये पढ़ रखा है 12th में, ई का मान क्या होता है, 11th में पढ़ा था। ई का मान भाई होता है इक्वल टू आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू इंटू आर स्क्वायर, ठीक, क्यू इंटू आर, कैपिटल क्यू लेंगे, आर हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई का ई का हमने मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने मान रखा, इंटू डी एस का वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है, अचर है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर फाई बंद पृष्ठ डी एस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको डी एस का क्या करना है, यहाँ पर समाकलन करना है। तो डी एस का समाकलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगले पेज में हम लोग लिख लेते हैं डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर से कर दिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, बंद पृष्ठ डी एस का क्या होता है आपका, डी एस का होता है यहाँ पे प्रॉपर हम लिख के बता रहे हैं, ठीक, डी एस का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या बचा फाई इक्वल टू आपका बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। भाई यही तो सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। तो यही आपकी कहाँ गॉस की प्रमेय है। तो वही देखिए चुटकियों में आपकी सॉल्व हो गई गॉस की प्रमेय, बहुत ही सरल है। बार बार वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए ताकि आपको सबसे पहले समझ में आ जाए और आप लोग 5 से 9 नंबर आसानी से हल कर सके। आप केस 2 को देख लेते, केस बहुत छोटा है, वीडियो बने रहे लास्ट तक। केस 2 है जब क्यू पृष्ठ के बाहर स्थित होते, कि क्यू पृष्ठ जब अंदर था हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन जब क्यू पृष्ठ के बाहर है तब क्या करेंगे, क्यू पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पृष्ठ खींच लेते हैं,
ये आपका क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बिंदु जो यहाँ पर आप क्यू बाहर अंदर नहीं है, क्योंकि पृष्ठ के क्या है आपके बाहर स्थित है, क्या है बाहर स्थित भाई, डी ए हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ठीक। और क्यू कहाँ गया, क्यू है भाई ये है प्लस क्यू, ये आपका आर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस क्यू, मतलब पृष्ठ के बाहर स्थित है प्लस क्यू, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस, ठीक है, 180 मतलब कि देखिए खड़ी रेखा है तो 180 इंटू ए इंटू डी एस कॉस 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है ना, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, ये सीधी रेखा, तो यहाँ 180 हो गया और आपका 0 कोण भी होगा वहाँ पर जहाँ पर जी बिंदु लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 180 का मान क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, -1 होता है, -1 होता है, प्लस ई इंटू डी एस कॉस 0 का मान 1 होता है, अभी बताया था। और भाई पता भी नहीं चलता तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डी फाई इक्वल टू डी एस, हम लोग डी ए और डी एस दोनों को भी सेम लिख सकते हैं, सेम ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ई डी एस कैसे आ गया, तो सर जी ये पहले डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल होकर फाई इक्वल टू 0 आ गया। तो भाई यहाँ पर ये केस 2 सॉल्व हो गया 0। तो फर्स्ट में गॉस की प्रीमिस सिद्ध हो जाती है, जब बाहर स्थित हो तो वहाँ पर आपका फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ सिंपल हमने सॉल्व किया। वीडियो पसंद है लाइक कर दे, मिलते हैं तब तक जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है कोई नई वीडियो में। भाई एक और नई वीडियो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए, बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, 4 नंबर पक्के करा के जाएगा यूनिट 4 से। क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी युक्ति है जिस पतला ग्राम इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इससे क्या कौन सी युक्ति है जिससे एक पतला में अगर इलेक्ट्रॉन पुंज करना है तो इस प्रकार, ठीक। यहाँ पर हमको लिखना बस है भाई, डायग्राम देखिए, चित्र कहाँ है, ये इस डायग्राम से देख के आपको लिखना है, 4 नंबर आपके करा के जाएगा, सर आपको बताना है पूरा डायग्राम। यहाँ पर बना वोल्ट की बैटरी, ठीक है, यहाँ सी है, ठीक, G A1 A2 सिलेंडर, सब इसको विस्तार से समझाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहा है, ठीक है। इसमें थोरियम ऑक्साइड लेपित टेंशन एक तंतु एफ है, थोरियम ऑक्साइड लेपित ये एफ है, ठीक है, ये तंतु एफ आपका यहाँ पर है, जिसमें लगभग 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी कहाँ, ये भाई 6 वोल्ट की बैटरी धारा प्रभावित कर टंगस्टन धातु से सी उस अपेक्षक रूप में गर्म किया जाता है, ठीक है। कठोर सी से तापनीय उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये हमने ऊपर के लिख दिया, संरचना बता दी, ठीक। अब आगे करना है, इन इलेक्ट्रॉन को एक पतले किरण पुंज प्राप्त करने के लिए कठोर सी चारों ओर से सिलेंडर जी द्वारा घिरा हुआ है। सी भाई क्या है, यहाँ पर जो सी है जो जी के द्वारा क्या हुआ, सिलेंडर के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक। इसे हम ग्रिड कहते हैं, जी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड जी को कैथोड के सफेद ऋणात्मक विभव पर रखते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रिड प्रतिष्ठित होकर एक पतले पुंज के रूप में प्राप्त होता है। ग्रिड जी पर विभव बदलकर इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बदली जा सकती है, ठीक। ग्रिड से इलेक्ट्रॉन 2 बेलनाकार A1 और के बीच होकर गुजरता है। A1 A2 कहाँ भाई, ये है A1 और A2 के बीच होकर क्या होता है, गुजरता है आपका जी, ठीक है, ग्रिड, जिनकी अक्ष के अंदर छिद्र होता है। भाई देखिए यहाँ पर छिद्र भी है, ए और A2 में आपका देखिए छिद्र है, यहाँ पूरा बंद नहीं है, ये दोनों में क्या है, छिद्र ऊपर से खुला हुआ है। फिर लिखेंगे जिनके अक्ष छिद्र है, ए दोनों नोड A1 और A2 कैथोड के सापेक्ष उस ऋणात्मक विभव पर रखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तथा हम इसे 3 प्रति इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको डायग्राम देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इतना ही है, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है कोई नई वीडियो में। भाई यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ फिजिक्स का, क्लास 12th का। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरों में सबसे ज़्यादा आने वाला अंतर है ये, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से इस अंतर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। फिजिक्स का क्लास 12th में अगर और फिजिक्स में IMP क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो यही है 5 नंबर पक्के करने वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। सबसे पहले है N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के। N प्रकार में होता है पंच संयोजी AS/SB मिलाने से बनता है, ठीक है, ये एक अंतर ये हो गया। और P में क्या होता है, त्रिसंयोजी, मतलब N में पंच होगा और P में त्रि। यहाँ पर अल्पसंख्यक धारा वाहक होल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कम होल होते हैं। और यहाँ पर बहुसंख्यक धारा वाहक होल होते हैं, यहाँ बहुसंख्यक धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और भाई छोड़िए यार, स्थल शब्दों में समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो N प्रकार का है, P प्रकार में क्या होते हैं, ज़्यादा होल होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N में क्या होते हैं, कम होल होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना सा खेल है, वही हमारा कर रहा है, ठीक है। इस चौथे में हो गया, इस प्रकार अर्धचालकों में फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है, ठीक है, यहाँ संयोजकता बैंड की ओर होता है।
और आगे 5वां अंतर आपका है कि बेंड में होलों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यहाँ पे संयोजकता बेंड में होलों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। और इस वाले में क्या होता है, पी वाले में यहाँ पर संयोजकता बेंड में होलों की संख्या संयोजकता बेंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। बस यहाँ पर ये 5वां आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अंतरों में जरूर आता है या फिर परिभाषाओं के रूप में भी पूछा जा सकता है, ठीक। और आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जाके प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लास 12 के आईएमपी क्वेश्चन देखें थे। आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी ग्रेट में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की नॉर्टन की प्रमेय, ठीक है। यूनिट 3 में आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूनिट 4 में आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाली नॉर्टन की प्रमेय। और भाई आप लोग सर्च भी करेंगे तो यूट्यूब में इससे अच्छी आपको वीडियो मिलने नहीं वाली है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, अधिकतम पेपर में पूछी जाती है, तो वीडियो बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्टन की प्रमेय यहाँ पर लिखिए, देखिए। प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोधों की ऊर्जा स्रोतों से निर्मित टर्मिनल वाले रैखिक नेटवर्क को एक समतुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, ये हम लोग होती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, जिसमें एक अनंत आंतरिक प्रतिबाधा का धारा स्रोत IN तथा उसके समांतर क्रम में एक रैखिक प्रतिबाधा ZN जुड़ी हो, जहां धारा स्रोत IN नॉर्टन समतुल्य धारा स्रोत कहते हैं, ठीक है। IN को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्टन समतुल्य, प्रतिबाधा ZN को प्रतिबाधा कहते हैं। यहाँ R की जगह हम लोग Z, ठीक, ZN कहते हैं। छोटी सी प्रमेय है, बहुत ही सारा नेटवर्क। सबसे पहले यहाँ पर चित्र देख लीजिए, रैखिक नेटवर्क बनाएंगे। AB टर्मिनल होंगे, ZL हो गए, यहाँ पर IN होगा, ठीक है, नॉर्टन वाला ZL ZN A/B, ठीक है, ये आपका होने वाला है। यहाँ पर होगा IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, IN ZN/ZN प्लस ZL, ठीक। ये आपकी होती है नॉर्टन प्रमेय, इसी को हमको करना है, प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसे। छोटी सी प्रमेय है। और आगे एक और प्रमेय है आपकी थेवेनिन समतुल्य, वो भी हम ले लाने वाले हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो मिल सके। यहाँ पर थेवेनिन प्रमेय का यहाँ पर चित्र का उपयोग करेंगे, तो क्या है, VRZL इंटू ZL, ठीक। ये आपका थेवेनिन का प्रमेय है, ये आपका नॉर्टन का ये डायग्राम होने वाला है, IN ZN ZL और AB, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे थेवेनिन की प्रमेय से क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई थेवेनिन की प्रमेय IL इक्वल टू VT/ZT ZL होता है, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। नॉर्टन की प्रमेय क्या होती है, ZL IN ZN प्लस ZL, ठीक है। तो अब देखिए I इक्वल टू V/R, ओम का नियम सब लोग जानते हैं, उसी की हम यहाँ पर लागू किए हैं। तो ZN इक्वल टू ZT, ये कहाँ से हो गया भाई, देखिए ZN और ZT एक ही, देखिए ये इस साइड लगा है और ये मतलब कि ये एक्स अक्ष में है, ये वाई अक्ष में, लेकिन लगी तो एक ही उसमें है, एक ही काम कर रहे हैं, तो उसको बराबर लेंगे। तो VT/ZT इक्वल टू IN हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, I-L IN ZT/ZT प्लस ZL, इसमें क्या करेंगे, IN का मान रखेंगे। IN का मान क्या है, VT/ZT, ये हमने मान रखा। VT/ZT सेम वैसे ही रहने दीजिए, ZT/ZT प्लस ZL, ZT से ZT कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, VT/ZT प्लस ZL और IL इक्वल टू I-L, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो भाई छोटी सी प्रमेय थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, पेपर में आती है। और आगे की प्रमेय भी हम लोग आपके लिए लाएंगे, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और क्लास 12 के लिए हम लोग आईएमपी क्वेश्चन लाते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज मैं करने वाला हूँ प्रयोग क्रमांक 3, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रैक्टिकल रहने वाला बीएससी सेकेंड ईयर में। और देश क्या है, LCR श्रेणीबद्ध परिपथ का अध्ययन करना एवं अनुवादी आवृत्ति में विशेषता गुणांक ज्ञात करना। तो भाई ये वाला प्रैक्टिकल आपका अधिकतम बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको पूरे विस्तृत बात करूंगा, गणना के साथ, ग्राफ के साथ, सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आवश्यक उपकरण हमने देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रेरण कुंडली संधारित्र, ठीक, मल्टीमीटर फंक्शन जनरेटर है। सिद्धांत क्या बोल रहा है, जब किसी श्रेणीबद्ध LCR पथ पर प्रत्यवर्ती विभवांतर V0 sin ओमेगा t आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो परिपथ में धारा I0 sin ओमेगा t माइनस 5 बहती है, ठीक। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, V0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ये यहाँ का फॉर्मूला होने वाला है इस प्रैक्टिकल का, ठीक। और आगे के प्रैक्टिकल के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्ले लिस्ट में जाकर देखें, हमने बहुत से प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉल्व कराए हैं और क्वेश्चन भी माइनर फिजिक्स के, ठीक। ये 10 वाला भी यहाँ पर सूत्र लगेगा। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS बराबर VRMS अपॉन R स्क्वायर फिर बी ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 के लिए हो जाएगा 5 इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, ये दोनों सूत्र हो गए, ठीक। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग कि आगे क्या करना है। ये आपका सिद्धांत ही चल रहा है, सिद्धांत और प्रयुक्त सूत्र, सिद्धांत तथा प्रयुक्त सूत्र। इसका डायग्राम कैसा बनना है भाई, उद्देश्य के सामने डायग्राम बनता है हमेशा। यहाँ पर I है,
ठीक, ये आपका एल है, आर है, सी है, मतलब कि यहाँ पर एल आर सी जुड़ा है, इनपुट है यहाँ पर, ठीक है। एल सी आर पद पर लिए आपका ये पूरा डायग्राम बन के रखा है यहाँ पर। इस प्रकार के डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, उद्देश्य के सामने आपका डायग्राम बनता है, ठीक है। और इसी वीडियो में भाई मिलने वाला है आपको डायग्राम के साथ, देखिए यहाँ पर चेक हुई है कॉपी, मतलब कि पूरी सही है, लास्ट में सिग्नेचर भी दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ के समेत पूरा मैं आपको बताऊंगा। आगे सिद्धांत हम लोग लिखेंगे, आर प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। प्रेरक कुंडली एल के सिरों पर विभवांतर वी एल इक्वल टू आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल। संधारित्र सी के सिरों पर विभवांतर वी सी इक्वल टू आर एम एस इंटू वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। तो यदि ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी अर्थात प्रेरकत्व की प्रतिघात धारिता की प्रतिघात, ठीक है। आर एम एस बिल्कुल वी आर एम एस इक्वल टू आर अधिकतम, ठीक है। फाइव इक्वल टू दिया हमको धारा आरोपित के समान ही, इस प्रकार से आप लोग पूरा यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व संधारित्र के सिरों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आवृत्ति क्या हो जाएगी, ओमेगा टू वन अपॉन अंडर रूट सी। तो एफ आर हमको क्या मिल रहा है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पर ये पूरा सिद्धांत और सूत्र को हमने पूरा इस प्रकार से आपको लिख के आना है, ठीक है। याद करना पड़ेगा थोड़ा। उसको गणना में क्या करना है, अनुरुद्ध आवृत्ति एफ आर इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट एल सी वाला ये सूत्र लगेगा यहाँ पर हर स्टेप, ठीक है। आपकी गणना आ गई। अब हम इसकी थोड़ा क्या देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ के पहले थोड़ा सारणी देख लेते हैं कि सारणी किस प्रकार से बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है प्रेक्षण परिपथ में आर इक्वल टू 10 ओमेगा ओम और कुंडी में 100 प्रेरकत्व तो एल इक्वल टू 100 मीटर हेनरी धारिता, ठीक। सी बराबर 0.07। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सबसे क्रमांक आवृत्ति और धारा लिखनी है। यहाँ पर 1000 आवृत्ति है, 2000 है, 3000 इस करके 13000 तक है, और 1000 आवृत्ति में 2 इंटू 0.04 एम है, ठीक है। 2000 में 0.6 है, 3000 में 0.84 में 1.25 में 2.0, ठीक। 6 का इसी प्रकार 7 8 9 करके आपके सभी 30 तक, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 13 तक आपके बताएगा यहाँ पर आवृत्ति और धारा, ठीक। इसके बाद आपकी गणना जाती है उसी का आवृत्ति का। आपको देखिए थोड़ा ग्राफ बता देता हूँ मैं, ग्राफ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाना है, एफ और आई के मान में ग्राफ बना है आपका, ठीक है। नाम लिख के आइए। स्केलर क्या है भाई, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया 1000 हर्ट्ज। और इस प्रकार से एक्स अक्ष में इसको लिया गया है हम लोग, एफ आर को लिया है, और वाई अक्ष में हमने आई को लिया धारा को। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक। थोड़ा उठेगा ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद आती क्या, गणना आती है। गणना, तो गणना में थोड़ा हम गणना किस में करते हैं, गणना भाई हम लोग सिंपल पेज में करते हैं। अनुवादी आवृत्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ठीक। यहाँ पर एल इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 0.0047 और आर इक्वल टू 10 है। सभी का मान रखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे 2.25 अंडर रूट, ठीक। 10 स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 6 ऐसे 4.7 10 टू पावर माइनस 6 हर टर्म में सभी कुछ प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो फाइनली हमारा, ठीक है, हर टर्म में सभी कुछ चल रहा है, आवृत्ति में ये चल रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.7 का मान कितना, 2.16, ठीक। इसको रखेंगे हम लोग 1 अपॉन करके लिखेंगे। फाइनल हमारा आंसर एफ आर इक्वल टू हमको प्राप्त होगा 73, ठीक। यहाँ पर ये हर्ट्ज होगा 73746, ठीक। हर्ट्ज ये आपको प्राप्त होगा। यही हमारा क्या होगा, परिणाम। इसी को हमने परिणाम लिखा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सावधानियाँ, ठीक। परिणाम के बाद आपको क्या लिखने रहता है, सावधानियां। अगली हेडिंग है सावधानियां। मल्टीमीटर अनंत सुग्राही उचित परास होना चाहिए, ठीक। ग्राफ आलेख कितनी वक्र खींचना चाहिए, परिपथ में आरोपित एसी विभव संपूर्ण उपयोग दौरान नियत रहना चाहिए, ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है, वास्तविक मूल माइनस मापा गया मूल वास्तविक मूल इंटू 100। तो इस प्रकार से आप लोग मान रखें आपकी प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल रही है। प्रतिशत त्रुटि इस प्रकार से रखकर आपको माइनस करती है, इंटू सिंपली सोल्यूशन करके आपको क्या हो जाएगा 5.0795975%, ठीक है। यहाँ पर देखिए सील साइन प्रूफ के साथ यह मतलब कि भाई पूरा प्रैक्टिकल सही है। उसी प्रकार आगे के प्रैक्टिकल हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई देर से केमिस्ट्री लाए हैं, लेकिन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हम लोग। हेनरी का नियम 2 नंबर से 3 नंबर आपके दोनों क्वेश्चन, अनुसंख्यक गुणधर्म दोनों क्वेश्चन पक्के करा के जाएंगे। तो हेनरी का नियम बोलता क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो भाई जो उसमें हमारा जो आयतन होता है एम, वो दाब पी लग रहा है तो उसके समानुपाती होता है। बस इतने सा बात बोल रहा है हेनरी। विलायक में विलेय गैस का द्रव्यमान एम और दाब पी है, तो क्या हो जाएगा एम इक्वल टू के पी। कहाँ से लिख दिया, देखिए ये होगा एम
समानुपाती पी और समानुपाती का नियतांक घटेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के पी आएगा। ठीक है, के पी यहाँ पर नियतांक आता है। बस इतना था हैंडीकैप का नियम है। आगे देखेंगे कि यहाँ के एक स्थिरांक है। आगे है अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, विलय के किसी भौतिक गुण में विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या एवं विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। इन्हें अणुसंख्या गुण कहते हैं, मतलब कि उनकी संख्या पर निर्भर करेंगे, प्रकृति पर नहीं। ये 4 प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण। थैंक यू।